देखिए, जिस पुणे में मैं मौजूद है, मराठा साम्राज्य का ये एक बहुत बड़ा केंद्र था और हम लोग शनिवार वाड़ा की बात कर रहे थे जो बाजीराव ने यहाँ बनाया था। लेकिन इसी के साथ साथ आज बात छत्रपति संभाजी महाराज नगर की हो रही है, जो कि औरंगाबाद था पहले, और प्रधानमंत्री ने वहीं पर इस नारे को फिर से बुलंद किया है। देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो औरंगजेब ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है पूरे महाराष्ट्र में, उनके बेटे, जो सबसे बड़े बेटे थे, जो कि दूसरे सबसे बड़े राजा बने मराठा साम्राज्य के, छत्रपति संभाजी महाराज, औरंगजेब ने ही उनकी हत्या कराई थी। फिर भी उस नगर का नाम औरंगाबाद दशकों तक रहा और उसके बाद 2022 में आकर वो छत्रपति संभाजी नगर बना है। इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उठाया। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे में क्या 2022 के चुनाव को जीता जा सकता है? कैसे? देखिए, महाराष्ट्र का आपने सुना होगा, महायुति के ही आपके तमाम नेता हैं, बीजेपी के नेता। अगर अजित पवार के बाद पंकजा मुंडे, ऐसे तमाम नेता कह रहे हैं कि ऐसा नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तो इस पर आपको जवाब देना होगा। यहां पर यह सच है कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, लेकिन आज की पीढ़ी मानती है कि मिल के रहना है। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स हो। देखिए, एक तरफ अंजना जी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान किस प्रकार से करना है, विरासत का पुनरुत्थान और गरीबों का कल्याण, और दूसरी तरफ आप क्या देख रही है, हर रोज वोट बैंक की दुकान से एक एक भाईजान का नया नया फतवा जारी होता है। आज नए भाईजान एआईएमपीएलबी का फतवा जारी हुआ है, वही एआईएमपीएलबी जो बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान के ऊपर शरिया रखना चाहती है। खंडन आने के बदले समाजवादी पार्टी ने कहा बहुत अच्छा, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, खंडन कर दें। दूसरी बात, 10% मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, उसको सुप्रिया सुले ने स्वीकार लिया। झारखंड में जमीयत उलेमा का फतवा जारी हुआ सीएए को लेकर, उसको कांग्रेस और बाकी दलों ने स्वीकार लिया। उसके बाद कर्नाटका में इनकी खुद की कांग्रेस की सरकार है, आपने मुस्लिम कोटा तो सुना होगा, पहली बार ब्रिज पुलिया बनाने में भी मुसलमानों को कोटा दिया जाएगा, यह कर्नाटका की सरकार का फतवा जारी हुआ। तो एक तरफ हम तो जब 70 लाख टॉयलेट बांटते हैं, 15 लाख घरों में बिजली देते हैं, 20 लाख आवास बनाते हैं, 2.5 करोड़ लाड़की बहनाओं को योजना से जोड़ते हैं, हम तो हिंदू मुसलमान शिल्पा सुल्ताना नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको दे रहे हैं। परंतु कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? जो 10% मुस्लिम कोटे की बात कर रहा है। आप पुणे आई है, पुणे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ही, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में हुआ, परंतु पुणे उसके अलावा बहुत ही ऐतिहासिक महापुरुषों की भूमि है। यहां पर लोकमान्य तिलक जी का भी बड़ा लंबा उनका वहां पे काम रहा और वो जन्म हुआ। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया था। आज गणेश जी की प्रतिमा पर आप देखेंगे, ये नसीम मियां नसीम खान ने अपनी तस्वीर गणेश जी पर लगा दी है। क्या इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, निकाला क्या इसको? और गणेश पूजा के समय पर कितनी आपत्ति की जब प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ जी के आ गए। फिर फुले और आंबेडकर जी की भी एक तरीके से जमीन है, क्योंकि पूना पैक्ट यहीं पर साइन हुआ था। आज बता दीजिए, एएमयू में एससी एसटी के अधिकारों के लिए तैयार है क्या अभय जी? पूछ लीजिए कि 370 के खिलाफ जाकर, हटाने के खिलाफ जाकर, आज जब वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला है, तो ओमर मियां जो रेजोल्यूशन लाते हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है? कुछ बोलने की वो हिम्मत करेंगे? और जिस प्रकार से अभी उनके एक नेता का बयान आया है, वो कहते हैं गुलाम मीर, ये वोट बैंक के गुलाम है, कहते हैं कि मैं तो भारत के नागरिकों का, आदिवासियों का, ओबीसी का सिलेंडर पकड़ पकड़ कर घुसपैठियों को दे दूंगा। अरे ये कौन से आंबेडकर जी के संविधान में लिखा है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेफ्ट पार्टी का, और इंडिया टुडे की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जमात ए इस्लामी के साथ आज बैठ चुकी है। यह पिनराई विजयन का आरोप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज, क्योंकि आप पुणे की धरती से, तो आखिरी एक चुनौती, सावरकर जी और बाला साहेब ठाकरे, इनकी प्रशंसा कर दे बस अभय मियां सावरकर जी को तो कायर, डरपोक, सावरकर जी फर्गसन कॉलेज के कमरे में रहे थे, वो तो वीर सावरकर जी थे। आज किशोर तिवारी से पूछे सावरकर जी के प्रति उनके मन में क्या भावना है, और ये देखिए, ये बोलेंगे भारत रत्न भारत रत्न। भारत रत्न का विषय नहीं है। जो सावरकर जी का अपमान अभी इनके नेता ने किया है, उनके नेताओं के अपमान के लिए माफी मांगे अभय दुबे। ठीक है अभय दुबे जी, वीर सावरकर की भी ये धरती है। बहुत सारे आपके नेता खुलकर उनके खिलाफ बोलते रहे, सब क्या, आपके सर्वोच्च नेता से लेकर हर नेता ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। और क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी?
कि जो भूमि, जो मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी बेटे के हत्यारे के नाम पर एक शहर दशकों तक इस देश में रहा, लेकिन किसी ने नाम बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। तीसरा प्रश्न, क्या कास्ट सेंसस ही एक तरीका है? वरना इतना अग्रेसिव होकर जाति और जातीय आरक्षण की बात, मुझे लगता कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी एजेंडा पहले बनाया था। 3 प्रश्न है। अंजना जी, एक 2 प्रमुख नारे जिनका अंडर करंट समूचे महाराष्ट्र में है, वो है ध्यान बांटेंगे और जेब काटेंगे, वोट को हरेंगे और जेब को भरेंगे। आज मैं बिल्कुल उसी लाइन पर बात करूंगा जिससे शुरुआत शहजाद पूनावाला जी ने की। उन्होंने मुझे मियां कहकर संबोधित किया, मैं उस रास्ते पर भी जाने की कोशिश नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी, समूचे महाराष्ट्र का किसान त्राहिमाम कर रहा है। जानते हैं कितना बड़ा धोखा दिया है आपने महाराष्ट्र के किसानों को? आज महाराष्ट्र के 12 जिलों के किसान, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खेती अंजना जी जानते हैं कौन सी होती है? सबसे बड़ी खेती 50.52 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की होती है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य मोदी जी ने घोषित किया 4892 रुपए, 3,500-4 हजार रुपए मिल रहा है। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने घोषणा कर दी 15 अक्टूबर से हम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद करेंगे। करते नहीं है, लेकिन चुनाव थे महाराष्ट्र में तो कहा, राज्य सरकार का अनुरोध था, राज्य सरकार ने कहा कि 74 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन इस बार होगा, कम से कम 27 लाख खरीदना। उस 27 लाख मैट्रिक टन में मोदी जी ने कहा नहीं, सिर्फ 13 लाख मैट्रिक टन की अनुमति दूंगा। और शर्मसार कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। 15 अक्टूबर से लेकर आज तक कितनी खरीद की पता है आपको? 2800 मैट्रिक टन मात्र, 0.001% से भी कम। प्रधानमंत्री जी, कहां जाएगा वो किसान? आज कपास का किसान त्राहिमाम कर रहा है। और ये क्यों किया? ये षड्यंत्र किया, जो मैंने कहा ना कि ये जेब भरने वाले, किसकी जेब भरेंगे? धन्ना सेठ की। 2 व्यापारी तेल के खेल में कूदे। प्रधानमंत्री का 2015 का 15 अगस्त का भाषण मुझे याद है, किसान भाइयों, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा करना, खूब बीज उत्पादित करना, मैं विदेशों से तेल मंगाता हूं खाने का, तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्या हुआ सोयाबीन का? सोयाबीन में जो 79 लाख मैट्रिक टन था, उससे उत्पादन बढ़ाकर किसानों ने 2022-23 में 149 लाख मैट्रिक टन कर दिया। लगभग 2 गुना उत्पादन बढ़ा दिया प्रधानमंत्री जी। जो 13 लाख मैट्रिक टन तेल आयात करते थे, वो कितना कर दिया? 38 लाख मैट्रिक टन। एक्साइज ड्यूटी, आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी 13 से 17%। बेसिक एक्साइज ड्यूटी 0 कर दो। और उन 2-3 व्यापारियों ने एक नेक्सस बनाया। आज सोयाबीन के तेल के भाव तो आसमान छू रहे हैं, मगर फसलों के दाम क्यों नहीं मिलते? कहां जाएगा कपास का किसान? आज कपास का किसान भी उन जिलों में, वो नांदेड़ है, वो धाराशिव है, वो वाशिम है, वो बुल्ढाना है, वो परभनी है, वो यवतमाल है, अमरावती, हिंगोली, अकोला, जालना, कहां जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे किसान? बताइए आप चौंक जाएंगे। एक नया खुलासा करता हूं, शिंदे सरकार ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमारा जो लागत आती सोयाबीन की खेती की, वो 6,039 रुपए आती है। इन्होंने 3,221 रुपए लागत निर्धारित कर दी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा अंदर ही अंदर धोखा किसान भाइयों को महाराष्ट्र के दिया। और आज आते हैं और कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। अरे शर्म करिए थोड़ी सी। यही तो आरोप लगाते थे हसन मुशर्रफ पर कि वोट जिहाद कर रहे हैं। 40,000 किसानों का पैसा ट्रांसफर कर दिया। किसके टिकट से चुनाव लड़ रहा है? नजीबुल्लाह किसके टिकट से चुनाव लड़ रहा है? ठीक है, यही आरोप सच्चे या झूठे आप मैं लौट रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा। एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए। अजीत पवार और पंकजा मुंडे पर मैंने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला ने एकदम जवाब नहीं दिया। अभय दुबे से मैंने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखने पर दिया, वीर सावरकर पर सवाल पूछा, कासेंसस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये सारे एक दूसरे पर ऐसे लिखने के लिए आते हैं और ये एक दूसरे पर ऐसे लिखेंगे, इन्होंने ये किया, वो बोलेंगे उन्होंने ये किया। लेकिन इस बीच बिल्कुल शहजाद जी, आपने इस नारे पर आप ही के महायुति के नेताओं की आपत्ति पर कोई जवाब नहीं दिया। आपने नहीं दिया, जैसे उन्होंने नहीं बोला वीर सावरकर पर या फिर नहीं हो सकता है। एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता डिबेट में। आपने मुझे ओपनिंग में कहीं पूछा हो तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया। अगर आपने ये सवाल पूछा था और मुझसे छूट गया तो मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो मैं भी जवाब दे देता हूं अगर आप चाहती है तो। मैं कोई सवाल से नहीं भागता हूं, मैं दे दूं जवाब। बोलिए।
मैं दे दूं क्या बोलिए, जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, फिर देखते हैं अभय दुबे देखिए भी ऐसा दिखाते है हैं कि नहीं हिम्मत। हाँ, मैं जल्दी से मैं जल्दी से जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि अजीत पवार साहब ने जो बोला है, उनको जब एक पत्रकार ने पूछा कि योगी जी ने मुसलमानों को अपनी आंखों के सामने, मैं मराठी में बोला था, मैं कोट करना नहीं चाहता हूं वरना समझेगा नहीं ऑडियंस को, मुसलमानों को सामने रखते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। तो अजीत पवार जी ने उस पत्रकार को मराठी में समझाया कि तेरे को किसने बोला कि उन्होंने मुसलमानों की दृष्टि से यह बयान दिया है, यह हिंदू मुस्लिम यहां पर करने का नहीं, ये महाराष्ट्र में चलता नहीं। ये उनका लगभग ट्रांसलेशन था, मराठी टू हिंदी में बोल रहा हूं मैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभय भाई मेरे बड़े भाई है, मैंने उनको बोला मियां अभय, मियां कोई गाली नहीं है, इनको मियां कितना दर्द हुआ। पर मेरे संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद वर्षों तक रहा, मेरे धाराशिव का नाम वर्षों तक उस्मानाबाद रहा, मेरे अहिल्यानगर का नाम वर्षों तक अहमदनगर रहा। तब अभय जी की छाती में कोई सुई नहीं चुभी। मैंने मियां क्या बोल दिया तो मियां को वोट जिहाद में इकट्ठा करने वाले लोग मियां के नाम पर कितना भी दग गए। और दूसरी बात, अरे अभय भाई आपने बच्चा किया किसानों की बात की। अभय जी जरा ये बताइए मुझे कि एमएसपी कितनी है सोयाबीन की और कितनी हमने बढ़ाई, जरा आंकड़े जेन्युइनली कोट करना। और राहुल गांधी बोलते हैं कि खरीद होती है 3,000 प्रति क्विंटल में, हमने एमएसपी सोयाबीन की 4,800 से अधिक बढ़ाई। आप कितने पे छोड़ गए थे? हमने 2,500 करोड़ से ज्यादा भावांतर स्कीम में दिया उनको। हमने कॉस्ट प्राइस प्लस 50% का एमएसपी का फॉर्मूला स्वामीनाथन का अपनाया। परंतु आप बताइए किसानों की जमीन विजयपुरा में किसको दे रहे थे? मियाओं को वक्फ में। और किसको दे नहीं, सुन लीजिए, और 1200 अब आपके पास मौका है कि जो मैंने आपके मुंह से। अंजना जी, ठीक है, 3 प्रश्न मैंने पूछे थे, अब आप हिम्मत दिखाइए मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। उन्होंने कोट किया अजित पवार। हाँ, 3 प्रश्न किया है। वीर सावरकर, छत्रपति संभाजी, मेरे अनुज हैं शहजाद जी। बिल्कुल, पहली बात मैं बता दूं, मेरे अनुज हैं और हम विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोग इस देश में एक साथ रहते हैं। लेकिन आप मेरे सनातन धर्म का इस तरह अपमान करेंगे शहजाद जी, समूचे सनातन धर्म को इस तरह अपमान करेंगे? क्यों मैं मुस्लिम धर्म को अपना लूं? बताइए। मेरे 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, कम श्रेयस्कर भी हो तो मैं अपने धर्म में मरना पसंद करूंगा। मेरे धर्म पर ऐसा आक्षेप मत लगाइए आप, मैं आपको यह सलाह देता हूं। दूसरी बात, वीर सावरकर जी की कही तो मैं पूछना चाहता हूं, जीवन पर्यंत जब तक वीर सावरकर जी रहे, ना तो उन्होंने जनसंघ को अपनाया, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ तो बाकायदा आर्टिकल लिखे उन्होंने। ये सवाल हमसे पूछते हैं आप? इतिहास से मैं प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। नाम की राजनीति आपको मुबारक हो, आपको मुजरा और मंगलसूत्र की राजनीति प्रधानमंत्री जी मुबारक हो। राहुल गांधी वो नहीं करते। राहुल गांधी जी बुनियादी सवाल खड़ा करेंगे। उन्होंने पूछा 295 एयरबस का प्रोजेक्ट आप बड़ोदरा में उद्घाटित करते, जो हक था महाराष्ट्र का। गुजरात भी हमारा प्रांत है, मगर ये आप प्रांतों में भेद क्यों पैदा करते हैं? फॉक्सकॉन का 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देगा तो महाराष्ट्र के युवाओं के रोजगार के स्वप्न का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ये बताइए। हर चुनाव में बस हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर कब तक वोट लेंगे आप? आप क्यों विकासोन्मुखी राजनीति की बात करना नहीं चाहते इस देश में? मैं ये देश पूछता है। हमने सवाल पूछा, आपने अजीत पवार जी का कहा, अशोक चव्हाण ने कहा, पंकजा मुंडे, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई है मुस्लिम वोटों के लिए। वो स्क्रिप्ट ये है कि एक वर्ग विशेष जो इन्होंने अपने साथ एनसीपी अजीत पवार साहब को जोड़ा है, उनको अशोक चव्हाण जी की बेटी चुनाव लड़ रही, उनको। अब मैं लौट रही हूँ आपके पास अभय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कास्ट सेंसस पे आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। उधर आप आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का, तो आप भी अगड़ा पिछड़ा का। सवाल है कि चुनाव का ये मुद्दा कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा हो सकता है अगर आप लोग आने वाले वक्त में इसकी चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इसको क्या चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? लेकिन किशोर तिवारी जी बहुत देर से हाथ खड़ा करें। किशोर तिवारी जी, अगर हम पूरी सियासी जमीन को इस वक्त देखें तो कोई भी जनता के बीच भी जाइए वो यही कहते हैं कि एक तरफ धर्म की बात होती है, एक तरफ जाति की बात होती है। क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ? और शिवसेना का क्या स्टैंड है? एक मिनट, देखो मैं एक बात बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के जो कदावर नेता है, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, या महाविकास आघाड़ी के उद्धव जी हो, शरद पवार जी हो, और हमारे कांग्रेस के नाना पटोले से लेके पृथ्वीराज चौहान हो, लेकिन ऐसी डिबेट हो रही है कि इन पे ऊंची ऊंची बातें की जा रही।
महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं है। और मैं कहता हूं कि इस पे उटपटांग बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना ही मोदी और अमित शाह के खिलाफ। चुनाव का माहौल है, बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन है ना, पिछली वक्त आपके डिबेट में बोला गया और वो दुनिया भरे में गया। मुझे बहुत लोगों ने फोन किया और मुझे बुरा लगा कि हम लोग भी ये अपने आवेश में कुछ भी बोल देते हैं। तो अब तुम्हारा मुद्दा आया, अभय दुबे जी का मैं धन्यवाद दूंगा। महाराष्ट्र के चुनाव यह किसानों के मसले पे क्यों है कि 91 करोड़ 5 लाख हेक्टर के अंदर से 92 लाख हेक्टर के अंदर कपास और सोयाबीन उगाया जाता है, जिसके किसान तकलीफ में है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई की भी मार से लोग पीड़ित है, लोग नाराज भी है। और एक विषय है कि पिछले मैं एक बताता हूँ, औरंगाबाद की बात की, उस्मानाबाद की बात की, अहमदनगर की बात की, वो निजाम के अंडर आते थे। और जब निजाम किसको से हमने लिया था तो वो रह गया। एक्चुअली नाम बदलने के लिए तो शिवसेना ही बड़ी, हमने तो पहले ही संभाजी नगर, धाराशिव नगर, अहिल्या नगर ये सब बोलना चालू कर दिया था। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, शहजाद, तुमको मालूम नहीं, अजीत पवार का इंटरव्यू अंजना भी लिया और सभी चैनलों ने लिया है। अजीत पवार ने आज भी बोला है कि भैया ये महाराष्ट्र में चलता नहीं, ये उत्तर प्रदेश में चल सकता होगा, कटेंगे बटेंगे और ये सब कुछ। एक मिनट मैं पूरा बोल लेता हूँ, मैं पूरा बोल लेता हूँ। बोलो ना, मुझे रॉन्ग बोलने नहीं फैक्ट है ना। देते। अरे पूरा बोल लीजिए, लेकिन रॉन्ग फैक्ट है। अरे दादा, मैंने इंटरव्यू नहीं लिया है ना, तो गलत बात मत बोलो ना। मैंने बोला हुआ इंटरव्यू के लिए, वो देंगे तो मैं लूंगी। गलत बात मत बोलिए ना, मैंने नहीं लिया है, मेरे चैनल पे जरूर चला है। अब पूरा कीजिए सर, 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ, अरे भाई, वो तो 20 मिनट बोलते थे दो ही लोग। हम लोग जो मेन अभी हमारे पास सत्ता हमारी आने वाली है, तो हमको थोड़ा चांस दिया करो अंजना जी। अभी मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट में, 2 सेकंड में छोड़ रहा हूँ। और तुम्हारा ये डायलॉग तो नागपुर के वो अब तुम्हारे राज तिलक में बहुत फेमस हुआ। तो अभी मैं बताता हूँ, शहजाद जमीन खिसक गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में जम नहीं रहा। मैं अभी समझा रहा हूं तुमको कि धर्म और जाति की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, तो 75 साल के बाद कौन सी जाति आगे चले गई, कौन सी जाति अति पिछड़ी है, इसका इवोल्यूशन होना चाहिए। ये बात क्या वो गलत कर रहे हैं? और एक ही तो आदमी है जो सामाजिक न्याय पे खरी खरी सुना रहा है, वो राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी के बारे में भी आप शब्द बोलते। वो अभय दुबे आए तो उसको क्या कहे, अभय दुबे मियाँ बोले, ये क्या बोले आपको, खान बोले, मुझे मालूम नहीं। लेकिन शहजाद पूना वाला, इतनी भी वफादारी मत बताओ, इतनी भी वफादारी मत बताओ, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।